गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट मॉड्यूल जो कि है आपका एसी फंडामेंटल। तो आपका नेक्स्ट मॉड्यूल में कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं, इसमें नंबर ऑफ चैप्टर 5 चैप्टर हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्या नहीं डिस्कस करना, वो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो एसी फंडामेंटल जो चैप्टर 1 है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एसी का बेसिक टर्म जो स्टार्ट होता है कि एसी क्या होता है, एसी डीसी से अलग कैसे है, और एसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वैल्यू किस फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में जनरेट होता है, अगर जनरेट होता है तो इसका इक्वेशंस क्या होते हैं। फिर चैप्टर 1 में ही आपको जो एसी क्वांटिटी में अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, जैसे वेव फॉर्म क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसी तरह एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, इसका डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर इसी चैप्टर में हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स मिलेंगे, जिसको हम लोग साइनोसाइडल वेव, ट्रेंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर वेव या ट्रिग्नोमेट्रिकल वेव्स होते हैं, जो कि एसी वेव्स कहलाते हैं। क्योंकि एसी वेव्स किसे कहते हैं उसका भी हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इन वेव्स का अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे कि उस वेव्स के लिए एवरेज वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आरएमएस वैल्यू क्या होगा, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के साथ साथ उनका कैलकुलेशन भी करेंगे कि एवरेज वैल्यू साइनोसाइडल वेव के लिए क्या होता है, स्क्वायर वेव के लिए क्या होता है, रेक्टेंगुलर वेव के लिए क्या होता है, या हाफ साइनोसाइडल के लिए क्या होता है। इसी तरह हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद एवरेज वैल्यू के साथ साथ आरएमएस वैल्यू का भी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे तो इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे कि अगर हमारा किसी टाइम पे साइकिल के लिए अगर टाइम ये है तो उस टाइम पे करंट कितना होगा। तो इस तरीके से एक टर्म आता है जिसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं, उस टर्म को भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर चैप्टर 2 क्या है आपका, उसको बात करेंगे। चैप्टर 2 है एसी सीरीज सर्किट। तो चैप्टर 2 में जब हम डिस्कस करेंगे तो तब ये डिस्कस करेंगे कि जो हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स पढ़े थे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो 3 एलिमेंट्स का डिस्कशन आपसे किया गया था, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। रजिस्टर जिसको आप हिंदी में प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, कैपेसिटर जिसको आप संधारित्र के नाम से जानते हैं, और इंडक्टर जिसको आप प्रेरकत्व के नाम से जानते हैं। तो उनका एसी पे क्या इफेक्ट होगा उन सारे एलिमेंट्स पे, इसका आपको क्या करना है, स्टडी करना है इस चैप्टर के अंतर्गत। फिर साथ ही साथ ये भी हम लोग को डिस्कस करना है कि अगर वो एलिमेंट इंडिविजुअल के साथ साथ सीरीज में जुड़े हो तो किस तरीके से बिहेव करेंगे एसी सप्लाई पे। कहने का मतलब पहले इन एलिमेंट्स का इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ेंगे एसी सप्लाई पे, और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे उसका सीरीज कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन में आपने सुन रखा होगा कि सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट और सीरीज आरएलसी सर्किट या एलसीआर सर्किट भी लिखा रहता है कहीं कहीं। ठीक, तो इनका डिस्कशन करेंगे हम लोग एसी सप्लाई पे। फिर चैप्टर 3 का डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नोटेशन। तो कॉम्प्लेक्स वर्ड आपने सुन रखा होगा किसमें, मैथमेटिक्स में, कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स के बाद आपको सुन रखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, एक रियल टर्म होता है, एक इमेजिनरी टर्म होता है। तो रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म के फॉर्म में हमारा एसी क्वांटिटी किस रिस्पेक्ट में कैसे ज्वाइन करते लिखा जाता है, किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका डिस्कशन इस चैप्टर में करेंगे। और उस कॉम्प्लेक्स के नोटेशन को सीखने के साथ साथ ये भी जानेंगे कि जो टर्म एसी क्वांटिटी का वोल्टेज है या करंट है उसको किस तरीके से अलग अलग रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करेंगे। तो मैक्स इसमें 3 रिप्रेजेंटेशन होते हैं, कौन कौन से, आपका ट्रेंगुलर फॉर्म, सॉरी हाँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ट्रेंगुलर फॉर्म और आपका पोलर फॉर्म और सिंबॉलिक और रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये 4 फॉर्म पाए जाते हैं। तो इनको किस तरीके से इन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ये सीखा जाएगा इस चैप्टर के अंदर। और साथ ही साथ जिन न्यूमेरिकल्स को हम लोग, जिन सर्किट्स को हम लोग पिछले चैप्टर एसी सर्किट में सॉल्व कर रहे थे नॉर्मल मेथड से, उसको कॉम्प्लेक्स मेथड से किस तरीके से सॉल्व करेंगे,
या एक टर्म आता है इम्पीडेंस, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसका डिस्कशन इस चैप्टर में हम लोग किया जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एसी पैरेलल एंड सीरीज पैरेलल सर्किट। तो ये एसी पैरेलल में और सीरीज पैरेलल सर्किट में क्या है, पैरेलल सर्किट का किसे कहते हैं, जब एलिमेंट इस तरीके से जुड़े हों कि उनके बीच में जो करंट फ्लो हो, मतलब सप्लाई करंट जो फ्लो हो वो कैसे फ्लो हो, डिवाइड होकर के फ्लो हो, तो उस टाइप से तैयार होने वाले सर्किट को क्या कहते हैं, पैरेलल सर्किट। और सीरीज पैरेलल सर्किट किसको कहते हैं कि जब एलिमेंट्स इस तरीके से आपस में जुड़े हों कि उनमें से कुछ एलिमेंट्स क्या हों, आपस में सीरीज में जुड़े हों, और कुछ एलिमेंट आपस में किस तरीके से जुड़े हों, पैरेलल में जुड़े हों, या कुछ ऐसे एलिमेंट हो जो कि सीरीज में ही जुड़े हुए हैं और जो ब्रांचेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में जुड़े हैं, तो इस सर्किट को कहते हैं सीरीज पैरेलल और पैरेलल सर्किट। ठीक, तो इस पे भी हम लोग को इस सर्किट को की स्टडी बिहेवियर करना है, स्टडी करना है किस पे, एसी सप्लाई पे। तो जब हम लोग पैरेलल सर्किट में आएंगे तो दो तीन टर्म आपको मिलेंगे जिसको हम कंडक्टेंस, एडमिटेंस और ससेप्टेंस कहते हैं। तो कंडक्टेंस क्या होता है, एडमिटेंस क्या होता है, ससेप्टेंस क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या किस तरीके से लिखते हैं किस सर्किट के लिए, इसका डिस्कशन इस चैप्टर में करते हुए हम लोग इस चैप्टर को भी क्लोज करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर आपका रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट। तो रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट क्या, इसका डिस्कशन करेंगे। तो रेजोनेंस आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस क्या होता है, तो रेजोनेंस की भी कंडीशन हम दो केस में बात करेंगे, एक किस केस में, एक सीरीज के केस में बात करेंगे, एक पैरेलल के केस में बात करेंगे। ठीक, तो दो केस में रेजोनेंस क्या होता है कि सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन कब आता है, पैरेलल आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन कब आता है, अगर वो रेजोनेंस कंडीशन आते हैं तो क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं उस टाइम, तो वो सारी चीज़ें का डिस्कशन इसमें किया जाएगा और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे उस चैप्टर में जिसको हम लोग इसमें सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये जो आपका चैप्टर 5 था ये जो आपका चैप्टर 5 था वो इस मॉड्यूल का लास्ट चैप्टर था। ठीक, तो ये लास्ट चैप्टर तक पहुंचने के लिए पहले आपको चैप्टर 1 से स्टार्ट करना होगा और उस चैप्टर को 1 से स्टार्ट करते हुए हम जब आगे बढ़ेंगे तो 2 पे चलेंगे, 3 पे चलेंगे और सीरियल वाइज तरीके से 2, 3, 4, 5 को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है एसी फंडामेंटल। तो इसी फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे तो उसमें स्टार्टिंग में दो टर्म आएगा, एक आएगा क्या, डीसी क्वांटिटी, और एक आएगा एसी क्वांटिटी। तो डीसी क्वांटिटी क्या होता है, एसी क्वांटिटी क्या होता है, तो हम तो पढ़ रहे हैं एसी, लेकिन डीसी क्या होता है पहले इसको जान लेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आगे कि डीएसी क्या होता है, उसमें कौन कौन से टर्म कैसे यूज करते हैं। ठीक, तो डीसी क्वांटिटी क्या होता है, तो क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि आपका क्वांटिटी का मतलब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से, ये जो वर्ड क्वांटिटी है ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है। मतलब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, जैसे हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, करंट बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ये सारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, मतलब जिसको हिंदी में हम विद्युत राश कहते हैं। ठीक, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत राश। ठीक, तो विद्युत राश में वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, पावर हो गया, ये सारी चीजें। तो अब डीसी क्वांटिटी को सुनेंगे क्या कहा गया है, क्या क्या बताया गया है कि अ क्वांटिटी whose magnitude and direction does not change with respect to time, मतलब एक ऐसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो, उसी क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं,
डीसी क्वांटिटी। क्लियर है? एक बार फिर से आपको रिपीट कर करके बता दिया जा रहा है, अ क्वांटिटीज हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट क्वांटिटी इज नोन एज अ डीसी क्वांटिटी। क्लियर? अब बात करेंगे, तो यहाँ पे एक बार लिख दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको एक बार लिख के भी बता दिया गया कि अ क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जिसको हिंदी में समझेंगे कि एक ऐसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब जैसे कोई लिखा करंट की वैल्यू लिखा है I इज इक्वल टू 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर का उस करंट का मैग्नीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है। ठीक, अगर आपका I बराबर 100 एम्पियर लिखा हो तो 100 जो है उस करंट का एम्पलीट्यूड है, वो एम्पलीट्यूड है। ठीक, डायरेक्शन क्या होता है कि कभी कभी आपका करंट की वैल्यू लिखा होगा +10, कभी लिखा होगा -10। तो डायरेक्शन एक केस में क्या है कि एक केस में वो +10 है और एक केस में -10 है। तो यानी कि डायरेक्शन ये होता है कि अगर उसका डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, तो उसी क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब ये टाइम का लाइन है, एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम, टी मतलब टाइम, और वाई एक्सिस पे कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हो सकता है। आई मतलब करंट, वी मतलब वोल्टेज, पी मतलब पावर, कुछ भी हो सकता है जिसकी वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो। यानी कि अगर हम एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं तो अगर यहाँ पे टाइम, यहाँ टी पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो अगर टी मान लीजिए ये सेकेंड में है तो 0 सेकेंड पे अगर ये आई की वैल्यू 10 एम्पियर है तो 1 सेकंड पे भी आई की वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर है। 2 सेकंड पे भी आई की वैल्यू 10 एम्पियर है। 3 सेकंड पे भी आई की वैल्यू 10 एम्पियर है। 4 सेकंड पे भी आई की वैल्यू 10 एम्पियर है। तो कहने का मतलब टाइम बदल रहा है, मतलब 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 3 से 4 हुआ, लेकिन करंट की वैल्यू नहीं चेंज हुई। करंट की वैल्यू 0 पे भी 10 के बराबर, मतलब ये पॉइंट किसके बराबर, 10 है। यहाँ से कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे यानी कि सारे पे वैल्यू 10 के बराबर है। तो ये 1 पे भी 10 पे है और 2 पे भी 10 पे है। ठीक, अब बात करेंगे क्या, मैग्नीट्यूड की बात हो गई, इसकी बात हो गई। अब बात करेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, मतलब ये वाई एक्स एक्सिस के ऊपर आप जानते हैं कि पॉजिटिव साइन होता है और एक्स एक्सिस के नीचे क्या होता है, निगेटिव साइन होता है। ठीक, एक्स एक्सिस के अबाउट जो ऊपर होता है वो पॉजिटिव साइन में होता है और नीचे क्या होता है, निगेटिव साइन में होता है। ठीक, तो अब देखिए डायरेक्शन में नहीं चेंज हो रहा। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है कि 0 सेकंड पे आपका अगर ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ है तो 1 सेकंड में भी ऊपर की तरफ है, 2 सेकंड में भी ऊपर की तरफ है, 3 सेकंड में भी ऊपर की तरफ है। तो इसके साथ ही साथ क्या हो रहा है, टाइम भी नहीं चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से जो क्वांटिटी आपको दिखे या मिले उसको कहेंगे डीसी क्वांटिटी। क्लियर है? अब बात करेंगे हम एसी क्वांटिटी की। एसी क्वांटिटी की बात करेंगे तो डीसी का फुल फॉर्म आपसे नहीं डिस्कस किया। डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट करंट, और एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, जिसको हम लोग क्या दृष्टि धारा हिंदी में पढ़े होंगे और अल्टरनेटिंग करंट को हिंदी में क्या पढ़े होंगे, प्रत्यावर्ती धारा के नाम से पढ़े होंगे। ठीक, तो एसी क्वांटिटी और डीसी क्वांटिटी की बात कर रहे थे। दृष्टि धारा क्या होता है, जिसको आप पढ़े होंगे किस नाम से, डायरेक्ट करंट के नाम से, और प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट के नाम से। ठीक, एसी क्वांटिटी की अब बात करने जा रहे हैं। इसका डिफिनीशन डिस्कस सुनेंगे ध्यान से। एसी क्वांटिटी क्या कहा जाता है कि अ क्वांटिटीज हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस इतना ही अंतर है, डज नॉट का ही है। अगर डज नॉट लग गया तो डीसी में चला गया, और चेंज मतलब डज नॉट नहीं लगा तो एसी में चला गया। सिंपल डिफिनीशन है, ध्यान रखेंगे आप लोग
कि अ क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब इसको आप इग्नोर करके हम बात करेंगे। अ क्वांटिटीज हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज नोन एज AC क्वांटिटी, दैट इज नोन एज AC क्वांटिटी। ठीक, मतलब हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम लोग कि एक ऐसा क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड, ठीक, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो, वो क्या कहलाता है? AC क्वांटिटी कहलाता है। ठीक, अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, मान लीजिए एक कोई वेव है, एक कोई ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखाते हैं? टाइम दिखाते हैं। मान लीजिए टाइम जो है वो सेकंड में है, और वाई एक्सिस पे क्या दिखाते हैं? अल्टरनेटिंग क्वांटिटी दिखाते हैं। तो हमने बताया अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या है, मतलब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मतलब वोल्टेज, करंट, पावर एटसेट्रा, जो भी हम इलेक्ट्रिकल के रिस्पेक्ट में सुनते हैं या जानते हैं। तो V का मतलब ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? वोल्टेज का। I का मतलब करंट का रिप्रेजेंटेशन, P का मतलब पावर का रिप्रेजेंटेशन। तो देखें अल्टरनेटिंग साइकिल क्या होता है, क्या बताया जा रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाता है। तो नॉर्मली एक वेव बनता है इस तरीके से, ठीक, तो ये वेव बना, ये 0 से पाई और 2 पाई, ठीक। तो ये क्या है, हमने बताया था आपको कि एक्स एक्सिस के अबाउट जो ऊपर बनता है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, जो नीचे बनता है वो निगेटिव वैल्यू। मतलब ये जितनी वैल्यूज हैं 0 से पाई के अंदर, या अगर हम सेकंड में ही लिख लें 0 से 180 के अंदर, और यहाँ लिख लें 360, ठीक। यहाँ 0 से 180 के अंदर जो वैल्यूज मिल रहे हैं किसमें मिल रहे हैं? पॉजिटिव, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब 180 से 360 के नीचे कहाँ? नीचे है। इसमें कैसी वैल्यू मिल रही है? निगेटिव मिल रहे हैं, ठीक। तो अब देखें कि आपको बताया गया क्या कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या कि मान लीजिए ये जो इस साइकिल का जो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 है, ऊपर की साइड है इसलिए +10 होगा, और जो नीचे की साइड होगा वो कितना होगा? -10 होगा, क्योंकि बार बार बताया जा रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू, नीचे की तरफ निगेटिव वैल्यू, ठीक। तो ये जो ऊपर की तरफ है ये +10 होगा, और नीचे की तरफ ये कौन सा +10 होगा? जो इसका मैक्सिमम वैल्यू लिया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम टाइम यहाँ पे जब 0 पे देख रहे हैं तो ये कितना है? 0 पे तो 0 ही होगा। अब लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 पे देखें या 10 पे देखें तो 10 पे कितना जाएगा? इतना जाएगा। 20 पे देखें हो सके इतना जाए, 30 पे देखें 30 पे हो सके मैक्सिमम है, 40 पे देखें इतना जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ या घट रहा है, ठीक, वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी, जो यहाँ पे करंट या वो जो भी हम ले रहे हैं, वोल्टेज ले रहे हैं या करंट ले रहे हैं या पावर ले रहे हैं, उसकी वैल्यू भी क्या हो रही? बढ़ रही। पहले 0 पे 0 था, यहाँ पे हो सके ये 10 है तो इसके रिस्पेक्ट में बहुत होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे होगा बहुत होगा, 4 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। यहाँ पे लिखा है मैग्नीट्यूड चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है। अब बात करेंगे डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन क्या है? टाइम बढ़ रहा है, कब तक बढ़ा? टाइम 0 से 180 के अंदर। लेकिन जब फर्दर टाइम बढ़ा 0 से 180 के अंदर, क्या पॉजिटिव वैल्यू ही आपको केवल मिल रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे बढ़ा 180 के बाद जैसे 200 हुआ, मान लीजिए 250 हुआ, 230 हुआ, 240 हुआ, फिर 300, उसके अंदर साइकिल की वैल्यू क्या हो गई? निगेटिव हो गई। यानी कि डायरेक्शन भी बदल गया। डायरेक्शन का मतलब प्लस के बाद माइनस और माइनस के बाद प्लस। तो इसके हिसाब से जब ऐसी साइकिल मिलेगा किसी वेव का या किसी क्वांटिटी का जिसका टाइम के साथ मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन चेंज होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? AC क्वांटिटी। क्लियर है? अब बात करेंगे कि AC क्वांटिटी का वेव जरूरी नहीं केवल इसी शेप में बनेगा, मतलब इसी आकार में बनेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये भी आपका AC वेव है। इसका भी क्या हो रहा है? 0 से मान लीजिए 0 से 5 तक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, 5 से 10 तक ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है। फिर इस तरीके से भी होगा, वेव इस तरीके से भी हो सकता है। ये इतने के अंदर पॉजिटिव, इतने के अंदर निगेटिव। वेव इस तरीके से भी हो सकता है, ये इतना पॉजिटिव, इतना निगेटिव, ठीक।
तो ये सारे क्या हैं, अल्टरनेटिंग वेव्स हैं, लेकिन अलग अलग नाम। इसको कहते हैं साइनोसाइडल वेव, इसको कहते हैं स्क्वायर वेव, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर वेव, और इसको क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर वेव। लेकिन सारे किसके एग्जाम्पल हैं, सारे अल्टरनेटिंग वेव्स हैं। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, अल्टरनेटिंग वेव्स के हैं। क्लियर? ठीक, ये सारे क्या हैं, आपके अल्टरनेटिंग वेव्स हैं। अब बात करेंगे आगे की अल्टरनेटिंग वेव्स या अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो वोल्टेज होता है, करंट होता है, वो जनरेट कैसे होता है। ठीक, हाँ जी, अब बात करने जा रहे थे हम लोग कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट किस तरीके से जनरेट होता है। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को इंड्यूस होने के लिए, इंड्यूस ईएमएफ के लिए आपने एक इंटरमीडिएट में लॉ पढ़ रखा है जिसको कहते हैं फैराडे लॉ। ठीक, तो आपने वहां पे सुन रखा होगा कि फैराडे लॉ ये कहते हैं, जब क्या होता है कि ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, या ड्यू टू चेंज इन कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फ्लक्स। मतलब क्या होता है, जब कॉइल के रिस्पेक्ट में फ्लक्स का चेंज हो या फ्लक्स के रिस्पेक्ट में कॉइल में चेंजेज आते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसको फैराडे लॉ कह के गए हुए हैं। ठीक, जो कि फैराडे लॉ होता है, जो कि जिसके कारण अल्टरनेटिंग ईएमएफ वोल्टेज जनरेट का जो बेसिक प्रिंसिपल है ये बताया गया है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट कैसे होता है। ठीक, तो अब बात करेंगे क्या कि दो प्रोसेस बताया गया है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट का दो प्रोसेस बताया गया है। नंबर वन की बात करेंगे तो नंबर वन में ये कहा गया है कि व्हेन अ कॉइल विद n नंबर ऑफ कॉइल्स, ठीक, व्हेन अ कॉइल विद n नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी, व्हेन अ कॉइल विद n नंबर ऑफ टर्न्स रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी विद इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहला क्या बताया जा रहा है, व्हेन अ कॉइल with n number of turns rotate with constant angular velocity, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा को मेजर किस में करते हैं, रेडियन पर सेकेंड। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विद इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, पहला ये प्रोसेस बताया गया है कि व्हेन अ कॉइल, कॉइल का मतलब क्या, जो जिसको आप बाइंडिंग कहते हैं, जब एक कॉइल क्या होता है जो कि जिसपे n नंबर ऑफ टर्न्स लगे हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स मतलब उसपे कितने फेरे हैं उस कॉइल के। ठीक, तो n नंबर ऑफ टर्न्स के हो जो कि रोटेट करेगा विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, उसको मेजर करते हैं किसमें, रेडियन पर सेकंड में।
रोटेट कहाँ करे, विद इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। जब कोई एक कॉइल हो ऐसा हो कि जो कि रोटेट कर रहा है लेकिन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब कोई वेरिएबल वेलोसिटी से नहीं, वेरिएबल मतलब चेंज होने वाले वेलोसिटी से नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है, ठीक। तो रोटेट कहाँ कर रहा है, एक यूनिफॉर्म एक समान मैग्नेटिक फील्ड में। तो उसके कारण क्या होता है कि जो कॉइल होता है उस मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। और जब ऐसा होता है तो फैराडे लॉ वहां पे फॉलो होता है। तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बाय अ फ्लक्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है इस प्रोसेस में। नंबर 2 की बात करें, व्हेन magnetic field rotate with constant angular velocity omega radian per second within stationary coil। दूसरा प्रोसेस ये है कि जब हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड रोटेट, अब हमारा क्या बताया जा रहा है, जब कोई एक चुंबकीय फील्ड क्या हो रोटेट करे, लेकिन वो भी किस हिसाब से रोटेट करे, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, मतलब उसका जो वेलोसिटी हो वो फिक्स हो, कांस्टेंट हो, जिसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम लोग ओमेगा से, जिसको मेजर करते हैं रेडियन पर सेकंड में। लेकिन कहाँ रोटेट करे, विद इन अ स्टेशनरी कॉइल। मतलब स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, स्थिर, मतलब किसी स्थिर कॉइल के अंदर अगर वो रोटेट कर रहा है। तो अब इस यहाँ पे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उस स्थिर कॉइल के रिस्पेक्ट में क्या होता है, चेंज होता है। तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इंड्यूस, तो वहाँ पे भी क्या होता है, क्या ईएमएफ इंड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण, ठीक। बस दोनों में अंतर क्या है, इसमें भी कॉइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसमें भी कॉइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में मैग्नेटिक फील्ड स्थिर है, कॉइल रोटेट कर रहा है, दूसरे में क्या है, कॉइल स्थिर है, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है। समझ में आ रहा है कि क्या है, कि इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि आपके सामने हम खड़े हैं और हमारे सामने आप खड़े, मतलब बात यही एक ही है कि हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो समझाया जा रहा है ये भी यही बात है कि क्या कहा जा रहा है कि यहाँ कॉइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और यहाँ पे भी कॉइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों से क्या हो रहा है, सेम प्रोसेस हो रहा है। दोनों से प्रोसेस ये हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक। तो अब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या क्यों मतलब जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट जनरेट होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे, ठीक। और उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। बस यहाँ पे एक थोड़ा सा बेसिक फंडा आपको ये समझ लेना है कि जब हम लोग स्टार्ट करेंगे वहाँ पे, तो हम लोग इस प्रोसेस को लेकर के बात करेंगे कि कॉइल को रोटेट कराएंगे एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जहाँ पे कॉइल को क्या करना है, हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट रख करके बात किया जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस के अबाउट रख के बात किया जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस किसको कहते हैं, इसको कहते हैं जो वर्टिकल होता है, और एक्स एक्सिस किसको कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस के अलॉन्ग रख के बात करेंगे, एक्स और कॉइल को एक्स एक्सिस के अबाउट रख कर करके बात करेंगे। और यहाँ पे कॉइल को जब इस तरीके से रख करके बात करेंगे तो इसको हम रोटेशन मोशन में बात करेंगे कि जब ये कंटिन्यू रोटेट करेगा तो इसके रिस्पेक्ट में कॉइल कैसे चेंज हो रहा है, और कॉइल जब चेंज हो रहा है तो कितना चेंज होकर के उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा, ये सारी चीजों का डिस्कशन हम लोग प्रॉपर ढंग से इसमें किया जाएगा, ठीक। तो बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।